हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 2 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पुलिस जिंसू को कॉल करती है तो जिंसू दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन आता है। तो पुलिस जिंसू को कहता है ये दोनों लेडी तुम्हारे घर में चोरी छुपे चोरी कर रही थी। तो साओ कहती है मैं चोरी नहीं कर रही थी, मैं अपना सामान वापस लेने गई थी। तो जिंसू कहता है सर आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, साओ मेरी वाइफ है और साओ अपने ही घर में चोरी क्यों करेगी। तो साओ कहती है कौन सी वाइफ, किसकी वाइफ, मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ, इसलिए ये रट्टा लगाना बंद करो। और यहाँ पर भी ये दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। तो पुलिस समझ जाती है कि ये दोनों सच में हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि पति पत्नी में ही इतनी लड़ाई होती है। तो पुलिस उन दोनों को छोड़ देती है। आगे साओ और मेंग वहाँ से जाने लगते हैं। तो जिंसू साओ के पीछे जाता है। तो साओ कहती है तुमने अभी मेरी हेल्प की, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। तुम लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोच रहे हो, ना कि मेरे बारे में। तुम लोगों को नहीं पता कि मुझ पर क्या बीत रही है। तुम्हारी वजह से मेरी फ्लाइट छूट गई और मैं रेन से मिलने के लिए वगास भी नहीं जा पाई। तो जिंसू कहता है साओ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं कि तुम पर क्या बीत रही होगी। तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती हो ना, मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा और जैसे ही तुम दोनों का पैचअप हो जाएगा और तुम वगास से वापस आओगी तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। और जिंसू साओ के वगास जाने का टिकट भी बुक करा देता है और उसे खुद ही एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है। तो साओ खुशी खुशी एयरपोर्ट के अंदर जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर रेन पर पड़ती है, जो किसी लड़की के साथ चिपक कर रोमांस कर रहा होता है। तो साओ ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि तभी वहाँ पर जिंसू आ जाता है और साओ को चलने को कहता है कि तभी साओ की नजर भी रेन पर पड़ती है। तो जिंसू कहता है ये तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैं अभी इससे पूछ कर आता हूँ। तो साओ कहती है ये मेरा मैटर है, मैं ही इसे सुलझाऊंगी और मैं ही उससे क्वेश्चन करूंगी। और साओ रेन के पास जाती है और कहती है ये लड़की कौन है और तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया, क्या तुम सच में इस लड़की को डेट कर रहे हो। तो रीना कहती है बेबी ये कौन है और तुमसे इस तरह बात क्यों कर रही है। तो रेन कहता है तुम ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रही हो जैसे तुम कुछ भी नहीं जानती, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, ये वही है। तो रीना कहती है ओ तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड। तो रीना साओ के पास जाती है और कहती है रेन पहले तुम्हारा बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन अब रेन मेरा है, इसलिए मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। और रीना साओ को खूब खरी खोटी सुनाती है। तो बेचारी साओ ये सब देख कर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो रीना को कस कर धक्का दे देती है। तो रेन साओ पर चिल्लाने लगता है और कहता है साओ तुम क्या कर रही हो, रीना प्रेग्नेंट है, अगर उसे कुछ हो जाता तो साओ जैसे ये सुनती है तो उसे तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और वो कहती है रीना प्रेग्नेंट है और वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो रेन कहता है हाँ। इधर जिंसू भी ये सब देख रहा होता है तो उसे साओ के लिए बहुत बुरा लगता है। तो जिंसू साओ की इज्जत बचाने के लिए उन लोगों के बीच में कूद पड़ता है और कहता है वाइफी तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था पर तुम मुझे नहीं मिली। तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, तुम मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चली जाती हो। तो रेन जैसे ही वाइफी सुनता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो साओ से कहता है क्या तुमने शादी कर ली। तो जिंसू कहता है हाँ हम दोनों ने शादी कर ली और साओ अब मेरी वाइफ है, इसलिए इससे दूर रहना। तो रेन कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, साओ कभी भी किसी और से शादी नहीं कर सकती, उसने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ मुझे ही डेट किया है, फिर वो तुमसे शादी कैसे कर सकती है। तो जिंसू कहता है क्योंकि साओ को मेरे जैसा अच्छा इंसान मिला ही नहीं था ना, उसका पाला तो तुम जैसे घटिया इंसान से पड़ गया था जिसने उसकी जरा सी भी इज्जत नहीं की और ना ही उसका मान रखा, लेकिन मैं उसका ख्याल रखूंगा और उसे वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी वो हकदार है। तो रेन को फिर भी बिलीव नहीं होता कि साओ ने शादी कर ली। तो जिंसू कहता है तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है, हम दोनों ने शादी कर ली है और साओ अब मेरी वाइफ है। और जिंसू साओ को बड़े गर्व से वहाँ से लेकर चला जाता है और रेन और उसकी गर्लफ्रेंड ये सब देखते ही रह जाते हैं। आगे साओ बीच रास्ते में ही उतर जाती है और खूब रोती है। तो जिंसू उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे संभालने की कोशिश करता है। आगे साओ अपने आप को संभाल लेती है और जिंसू को कहती है तुमने आज मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या कर बैठती, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मुझे तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट है। ये मत सोचना कि मैं तुम पर एहसान कर रही हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना खर्चा भी चला सकूं। मेरा हमेशा से एक सपना था कि मैं अपना एक रेस्टोरेंट खोलूं और मैं उस इंसान के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताऊं जिसे मैं प्यार करती थी, लेकिन वो सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं अपना रेस्टोरेंट खोलने का सपना जरूर पूरा करूंगी और जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है और जो तुम दोगे। आगे वो दोनों अपने शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और वो दोनों अपने अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि उन्हें साथ में मिलकर क्या करना है क्या नहीं करना और उन्हें 3 महीने किस तरह बिताने हैं। तो साओ जिंसू को कहती है क्या तुम्हारी फैमिली यहाँ पर नहीं रहती, तुम
अकेले रहते हो, क्या तुम अनाथ हो? तो जिनसू कहता है मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरी एक माँ है, लेकिन वो कहाँ है मुझे नहीं पता। तो साओ कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी माँ कहाँ है? वैसे तुम मुझे अपनी माँ के बारे में बताओ, अगर वो मेरे सामने आ गई और हमारी चोरी पकड़ी गई तो इससे बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, इसलिए मुझे अपनी माँ के बारे में पहले ही बता दो ताकि मैं उसके लिए प्रिपेयर रहूं। और साओ जिनसू से उसकी माँ के बारे में पूछने लगती है तो जिनसू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है मेरी माँ के बारे में पूछना बंद करो, वो यहाँ पर कभी भी नहीं आएगी, उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए उनसे तुम्हारा कभी भी पाला नहीं पड़ेगा, इसलिए उनके बारे में पूछना बंद करो। वह जिनसू और उसकी माँ की क्या प्रॉब्लम है वो तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, और जिनसू और उसकी माँ की जो भी प्रॉब्लम है वो साओ ही सॉल्व करेगी, क्योंकि ड्रामा का तो यही असूल है, जब हीरो की अपनी फैमिली से नहीं बनती तो हीरोइन आकर ही उन लोगों का पैचअप करवाती है। आगे वो दोनों अपने अपने शर्तों के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं और एक ही घर में रहते हैं। आगे साओ रेन के सामान को देखकर रेन को याद करती है और उसे बहुत मिस करती है और उसे याद करके भोकाड़ भोकाड़ के रोती है। तो जिनसू को साओ के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो बहुत ही पेन से गुजर रही होती है। आगे जिनसू को वही का कॉल आता है तो वही जिनसू से पूछती है क्या तुमने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया? तो जिनसू कहता है हाँ मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो वही ये सुनकर खुश हो जाती है। तो जिनसू कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम जिस इंसान से प्यार करती हो वो इंसान किसी और लड़की के साथ एक ही घर में रह रहा है, क्या पता हम दोनों के बीच ऐसा कुछ हो जाए जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े। तो वही कहती है मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है कि मेरा प्यार सिर्फ मुझसे प्यार करता है और मेरे अलावा वो किसी और लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। जब मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है तो मैं डरूं किस लिए? तो जिनसू ये सब सुन लेता है पर वो कोई रिप्लाई नहीं करता। आगे साओ अपना दुख कम करने के लिए बाथरूम को बहुत ही अच्छे से साफ करती है और वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह जब जिनसू बाथरूम आता है तो साओ उसे नंगा ही देख लेती है और दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं। आगे जिनसू साओ को बाथरूम से जाने को कहता है तो साओ हड़बड़ी में जाने लगती है, लेकिन वो एक्सीडेंटली जिनसू पर गिर जाती है और ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। आगे वो दोनों ये कांड करने के बाद एक दूसरे से खूब लड़ते हैं और एक दूसरे से लड़कर अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। आगे साओ का फोन बज रहा होता है तो जिनसू उसका फोन उठाता है क्योंकि साओ बाथरूम में बिजी रहती है। तो मैंग जिनसू को कहती है कि वो साओ का ख्याल रखे क्योंकि अभी उसका बहुत ही बुरा दिन चल रहा है, और साओ को जब भी टेंशन होता है तो वो बाथरूम साफ करने लगती है और वहीं पर सो जाती है। प्लीज मेरे दोस्त का ख्याल रखना, अभी वो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। और मैंग जिनसू को साओ के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो जिनसू को भी साओ के लिए बहुत बुरा लगता है कि तभी वहाँ पर साओ आ जाती है और कहती है तुम्हें मैनर्स नाम की चीज नहीं है कि किसी का फोन नहीं उठाना चाहिए। और साओ जिनसू से फोन ले लेती है और बात करने के लिए चली जाती है। आगे जिनसू को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है तो जिनसू उस प्रोजेक्ट को पाकर बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसने उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की होती है। तो जिनसू उस प्रोजेक्ट वाले घर को देखने के लिए उसी जगह पर जाता है जहाँ पर साओ भी आई हुई होती है। तो साओ रेन के साथ बिताए गए पलों को याद करके खूब इमोशनल हो जाती है और बेचारी ढेर सारे टेसुए बहाती है। दूसरी तरफ मैंग को साओ की बहुत फिक्र हो रही होती है क्योंकि उसका फोन ऑफ होता है और उसका कोई अता पता नहीं होता। तो मैंग जिनसू को कॉल करती है और उससे पूछती है कि साओ कहाँ पर है। तो जिनसू कहता है मुझे क्या पता, वो घर में होगी या कहीं और होगी। तो मैंग कहती है साओ अभी बहुत टेंशन में है, पता नहीं वो अपने आप के साथ क्या कर ले, इसलिए प्लीज साओ को ढूंढो। तो जिनसू कहता है मैं उसे कहाँ पर ढूंढूंगा। तो मैंग कहती है साओ रेन के साथ एक जगह पर जाती थी जो उसका बहुत ही फेवरेट जगह था, तुम वहाँ जाकर ढूंढो ना। और मैंग जिनसू को उस जगह का एड्रेस बताती है। तो जिनसू उसी जगह पर होता है तो वो साओ को ढूंढने के लिए हर जगह दौड़ भाग करने लगता है। तो उसे साओ मिल जाती है जहाँ पर साओ समुद्र के पास बैठी हुई होती है। तो जिनसू साओ को दूर से ही देखता है। इधर साओ अपने दिल से रेन के सारे ख्यालों को निकालने की कोशिश करती है पर बेचारी ऐसा नहीं कर पाती कि तभी उसका लॉकेट नीचे गिर जाता है और साओ कूदकर उस लॉकेट को उठाने जाती है। तो इधर जिनसू को लगता है कि साओ खुदकुशी कर रही है। तो जिनसू ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और साओ को ढूंढने के लिए पानी में छलांग मार देता है और उसे हर जगह ढूंढता है पर उसे साओ तो नहीं मिलती, पर उसकी जान जरूर खतरे में आ जाती है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जिनसू की जान बचा लेती है। तो जिनसू पुलिस को कहता है कि मेरी वाइफ ने पानी में छलांग मार दी है, प्लीज मेरी वाइफ को ढूंढिए। तो वो पुलिस वाले जिनसू की एक भी नहीं सुनते क्योंकि उन्हें लगता है कि जिनसू यहाँ पर आकर सुसाइड कर रहा है। इधर साओ जब जिनसू को ऐसे अवतार में देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और जिनसू से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जिनसू साओ को सही सलामत देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम सॉसेज खा रही हो, क्या इसका टेस्ट अच्छा है? और जिनसू
साव को टोंट मार के वहाँ से चला जाता है। आगे जब साव को पूरी स्टोरी पता चलती है तो बेचारी की तो हंसी रुकती ही नहीं और जिनसू को बहुत ही गुस्सा आता है साव पर और वो कहता है अब बस करो, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। मैंने जब तुम्हें छलांग लगाते हुए देखा तो मुझे लगा तुम अपने बॉयफ्रेंड के प्यार में अपनी जान दे रही हो, इसलिए मैं पूरी तरह घबरा गया और तुम मेरा मजाक बना रही हो। तो साव कहती मुझे माफ कर दो, लेकिन थैंक यू मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। इस एक्सीडेंट से कुछ फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मुझे इतना पता चल गया कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तो जिनसू साव के मुँह से ऐसी बातें सुनकर उसे ही देखता रहता है। तो साव कहती है चलो जब हम लोग यहाँ आ ही गए तो थोड़ा घूम भी ले। आगे वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उन लोगों को कुछ बच्चे मिल जाते हैं, तो वो दोनों मिलकर उन बच्चों के साथ खेलते हैं और खूब मजे करते हैं। आगे साव उन बच्चों के साथ खेलने में इतना मग्न हो जाती है कि उसे रेन की भी याद नहीं आती और बेचारी रिलैक्स फील करती है और ये सब जिनसू की वजह से होता है। तो साव जिनसू को थैंक्स भी कहती है। आगे जिनसू के हाथ में चोट लग जाती है तो साव उसके हाथों में बैंडेज लगाती है। तो जिनसू साव को बड़ी प्यार वाली नजरों से देखता है और उसे देखकर लगता है कि साव भी उसे धीरे धीरे पसंद आने लगी है। आगे वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी साव को मेंग का कॉल आता है और मेंग साव को बताती है कि रेन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस होटल में खाना खाने के लिए आया है। दुनिया में इतने सारे होटल हैं पर वो गधा यहीं पर आया है। ये सब वो जानबूझकर कर रहा है तुम्हें चिढ़ाने के लिए। तो साव को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो होटल जाने के लिए रवाना हो जाती है। तो जिनसू साव को समझाता है कि तुम्हें उसे इग्नोर करना चाहिए और उसे दिखा देना चाहिए कि तुम उसके बिना भी अपनी लाइफ में जी सकती हो। क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्या तुम्हारा वहाँ जाना जरूरी है? तो साव को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और कहती है हाँ मेरे अंदर जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि कभी भी मैंने अपने बारे में नहीं सोचा। जब से मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थी तो मैंने हमेशा उसके बारे में सोचा, कभी भी अपनी खुशियों को नहीं देखा। वो मुझे उठने को कहता तो मैं उठती, वो मुझे बैठने को कहता तो मैं बैठती, लेकिन ये सब मैंने सिर्फ प्यार की वजह से किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि वो इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है और मैंने प्यार की वजह से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी थी। लेकिन अब नहीं, मैं उससे पूछ कर रहूंगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आगे जिनसू साव को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो ना जाए, पर साव नहीं मानती। तो जिनसू कहता है तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे साथ घर जाकर टीवी देखो या तुम यहाँ होकर जलील हो। तो साव होटल में जलील होना ऑप्शन चूज करती है और जिनसू की एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इधर रेन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंच कर रहा होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे सी फूड खिलाने की कोशिश करती है। तो साव ये सब नोटिस करती है और मैंग को कहती है अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसकी गर्लफ्रेंड को ये बात क्यों नहीं पता। रेन को सी फूड से एलर्जी है। तो मैंग कहती है ये तो मुझे भी अजीब लग रहा है। तो साव कहती है मुझे रेन से बात करनी होगी और इसमें तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। आगे मैंग रीना को बाथरूम में बंद कर देती है ताकि साव रेन से अच्छे से बात कर सके और अपने सवालों का जवाब मांग सके। आगे साव रेन को कहती है अगर तुमने सच में मुझे उस लड़की की वजह से छोड़ा है तो उस लड़की को तुम्हारी एलर्जी के बारे में क्यों नहीं पता? क्या तुम मुझसे छुपा रहे हो? प्लीज मुझे बताओ। तो रेन कहता है मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा, और वैसे भी तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए और अपने पति का ख्याल रखना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी शादी हो ही गई है। तो साव रेन से और कुछ पूछने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर रीना टपक पड़ती है और रीना साव को कहती है तुमने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया, क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं है? और रीना इसी बात का इशू बनाने लगती है कि तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और मैनेजर इस बात को झांपने की कोशिश करता है, पर रीना इस बात को लेकर शांत नहीं होती और कहती है साव ने गलती की है तो इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो वो मैनेजर रेन से पूछता है क्या सर आप भी चाहते हैं कि साव को सजा मिले? तो रेन कहता है इसने गलती की है तो इसे सजा मिलनी चाहिए और रेन ये कहकर रीना को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो साव रेन का ऐसा बिहेवियर देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो कहती है चाहे तुम मुझे अपने आप से कितना भी दूर क्यों ना कर लो, मैं गिव अप नहीं करूंगी। आगे रीना रेन को कहती है थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए, मुझे पता था तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगे। तो रेन कहता है बकवास करना बंद करो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि साव के लिए किया। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे जानता हूँ, वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं उसे अपने आप से दूर कर रहा हूँ और उसे ऐसी चोट पहुँचा रहा हूँ ताकि वो दोबारा मेरे पास वापस ना आए। तो रीना ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये सब तुम सिर्फ साव के लिए कर रहे हो, लेकिन मेरा क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा नहीं लगता? क्या मेरे प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो रेन कहता है मैंने तुमसे सगाई कर ली ना, अब क्या चाहती हो? और तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं साव से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ बस इस बच्चे की वजह से हूँ, इसलिए मुझसे और कोई उम्मीद मत रखना। तो बेचारी रीना का ये सब सुनकर तो पूरी तरह दिल ही टूट जाता है।